हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड हैकर क्लास के अंदर। मैं आपका अपना आदिल भाई और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड फाइनल एग्जाम में आपको दिख जाएगा, वहां एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से आपको दिख जाएगा और कम से कम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप कंपटीशन में भी पाएंगे सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट से। तो बहुत अच्छी तरीके से समझना। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर ज्ञान लेने आए हो या फिर आप डेफिनेशन लेने आए हो तो बिल्कुल भी आप मत रुको, वीडियो को हटाओ और चले जाओ यहाँ से। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो बिल्कुल स्टे करिए, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला जबरदस्त तरीके से। तो चलिए समझते हैं। देखो, प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। तो जिन चीजों से प्रकाश गमन करता है, जिन चीजों से प्रकाश ट्रैवल करता है, जिन चीजों से प्रकाश चलता है, उस चीज को हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। जैसे कि हवा से प्रकाश गमन करता है, चलता है, पानी, पारदर्शी कांच, निर्वात, इन सभी चीजों से प्रकाश गमन करता है, चलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। लेकिन क्या जरूरत थी मुझे प्रकाशिक माध्यम बताने की, तो मैं बताता हूं। देखो, अब कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों का बना होता है। तो बात करते हैं हवा, जो कि एक प्रकाशिक माध्यम, इसे प्रकाश गमन कर सकता है। तो हवा के जो कण होते हैं वो थोड़ा ज्यादा दूरी पे सजे होते हैं। हवा के कणों के बीच जो है गैप्स काफी ज्यादा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हवा के जो कण है उसका घनापन कम है, यानी कि हवा के कणों का घनत्व कम है, देख सकते हैं आप। जबकि बात करें पानी, जो कि भी एक प्रकाशिक माध्यम है, तो पानी के जो कण होते हैं वो आपस में थोड़ा नजदीक नजदीक पर सजे होते हैं, तो इनके कणों का घनापन ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि हवा की तुलना में पानी के कणों का घनत्व ज्यादा है। और कांच की बात करें तो कांच के जो कण है या फिर उसके परमाणु कह लीजिए, वो आपस में काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर जो है कणों का घनत्व थोड़ा बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे तीन प्रकाशिक माध्यम हमने समझा। इनके कणों का घनत्व बहुत कम होता है, कण का घनत्व हवा से ज्यादा होता है, और इसके कणों का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। अब क्या होता है कि जब प्रकाशिक माध्यम से प्रकाश गुजरेगा तो प्रकाश को वो माध्यम विरोध भी करेगा, तो वो माध्यम में जो उसके कण है वो प्रकाश का विरोध करेगा। तो क्या है कि यहाँ पे कणों का घनत्व कम है, इसलिए प्रकाश जब इस वाले माध्यम से गुजरेगा तो फिर उसको जो कणों का घनत्व कम है, तो प्रकाश को जाने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती थी, लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आप देखिएगा पानी में प्रकाश की चाल थोड़ी कम हो गई, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि जो पानी है उसके अंदर से जब प्रकाश गुजरता है तो उसका कणों का घनत्व ज्यादा है, तो कणों का घनत्व ज्यादा होने से वो प्रकाश को ज्यादा रोक पाता है, इसलिए प्रकाश की जो चाल है वो कम है। अब कांच में देखिएगा, कांच के कण काफी मजबूती से जुड़े हुए आपस में, जिस कारण से यहाँ पे कांच का घनत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए जब इससे प्रकाश गुजरेगा तो इसके कण ज्यादा रोकेंगे, इसलिए यहाँ पे उसकी चाल बहुत ही कम है, दैट इज 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। इसको समझने के लिए अपने को यूं करना है कि दो माध्यम लेने हैं। जैसे मान लो मैंने हवा ले लिया और मैंने पानी ले लिया। अब जैसा कि हवा के कणों का घनत्व देख सकते हैं कम है, और पानी के कणों का घनत्व देख सकते हैं ज्यादा है। तो जब हम दो माध्यम की तुलना करें तो कम घनत्व वाला जो माध्यम होता है उसको विरल माध्यम कहेंगे, और ज्यादा जो घनत्व वाला माध्यम है उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। लेकिन हाँ, दो माध्यम को तुलना करने पे जिसका कम आए वो विरल माध्यम, जिसका ज्यादा घनत्व हो सघन माध्यम। जैसे अगर इसकी तुलना करेंगे तो कम घनत्व ज्यादा घनत्व विरल माध्यम सघन माध्यम। अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो कम घनत्व ज्यादा घनत्व विरल माध्यम सघन माध्यम। अगर इसकी तुलना करेंगे तो कम घनत्व ज्यादा घनत्व विरल माध्यम सघन माध्यम। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा विरल माध्यम सघन माध्यम क्या होता है। तो चलिए आप प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले एक एग्जांपल समझो। जैसे तुम सपोज करो कि एक रास्ते पे चल रहे हो जहां पे लोगों की जो संख्या वो कम है, लोगों की जो तादाद है वो कम है, ठीक है। आप जैसे चल रहे हो वैसे आप चल पाओगे, आप अपनी दिशा को भी मेंटेन कर पाओगे, आप अपनी स्पीड को भी मेंटेन कर पाओगे। लेकिन आप यहाँ पे ये सोचो कि आप उस रास्ते को बदलकर एक ऐसे रास्ते में प्रवेश कर रहे हो जहां पे लोगों की गैदरिंग बहुत ही ज्यादा है, तो क्या आप जिस दिशा में जाना चाहोगे क्या जा पाओगे? बिल्कुल नहीं जा पाओगे। और जिस स्पीड से जाना चाहोगे जा पाओगे? नहीं। आपके डायरेक्शन में चेंज आना तय है, आपके डायरेक्शन में चेंज आएगा, आपके स्पीड में चेंज आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके डायरेक्शन में और आपकी स्पीड में चेंज आ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने रास्ते बदल दिए। रास्ते बदलने से क्या हुआ कि रास्ते पर लोगों के घनत्व में चेंज आ गया, स्पीड आई मीन उसके तादाद में चेंज आ गया, जिससे कि आपके डायरेक्शन में चेंज आया, आपके स्पीड में चेंज आया, और ये जो चीज हुआ ये अपवर्तन कहलाएगा आपके अंदर। ये कहेंगे आपका अपवर्तन है। उसी तरीके से प्रकाश के साथ होता है कि प्रकाश जब अपने रास्ता को बदलता है, जैसे कि प्रकाश हवा से पानी में जाता है, तो क्या होता है कणों का घनत्व चेंज हो जाता है, जिस कारण से प्रकाश के डायरेक्शन में चेंज आता है, प्रकाश के डायरेक्शन में चेंज आता है, प्रकाश के दिशा में चेंज आता है, प्रकाश के चाल में भी चेंज आता है, और इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उम्मीद करता हूं कि आप रिलेट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो क्या है प्रकाश का अपवर्तन? कि जब प्रकाश एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने पथ से यानी अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है, और इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। अब प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग ज्योमेट्रिकली समझेंगे। तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकली समझना है, तो यहाँ पे मैं समझाता हूं अच्छे तरीके से समझना। ये एक देखो, यहाँ पे हमने एक लाइन लिया, ठीक है, जो दो माध्यम को अलग अलग करके दिखा रहा है। ऊपर मान लो हवा है, नीचे पानी है, कम घनत्व ज्यादा घनत्व, विरल माध्यम सघन माध्यम। अब प्रकाश की जो एक किरण है ये हवा से पानी में जा रही है, तो प्रकाश की ये किरण को जाना ऐसे चाहिए था, तो ऐसे ही जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि जब प्रकाश हवा से पानी में आया तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो ऐसे नहीं गया, थोड़ा सा मुड़ गया। थोड़ा सा क्या हो गया? मुड़ गया। तो हम कहेंगे कि प्रकाश में अपवर्तन आया।
प्रकाश अपनी दिशा से विचलित हो गया, अपने पथ से विचलित हो गया, तो ये जो चीज हुआ प्रकाश का अपवर्तन। कहने का मतलब है कि प्रकाश ऐसे जा रहा था तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाके ये थोड़ा सा क्या हो गया, विचलित हो गया। और इस घटना को हमने कहा प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन अब मैं कहूंगा कि प्रकाश हवा से पानी में जा रहा है, अपने माध्यम को बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रकाश मुड़ जाएगा, अपवर्तन होगा। लेकिन मैं अब किसी को बोलेंगे कि मुड़ गया, समझने वाला दो चीज समझ सकता है ना, कि इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है। जबकि हवा से पानी यानी विरल से सघन में जा रहा है, तो किसी एक तरफ ही ना मुड़ेगा, या तो इधर मुड़ेगा या तो इधर मुड़ेगा। तो इस चीज को समझाने के लिए कि प्रकाश किस तरफ मुड़ रहा है, उसके लिए हमें एक लाइन लेनी होती है जिसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, और वही लाइन हम इस बिंदु पे ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। समझे? तो अभिलंब हमने इसलिए खींचा है ताकि हम ये बता सके कि प्रकाश जो मुड़ रहा है अपने वास्तविक पथ से किधर मुड़ रहा है, ये उसका वास्तविक पथ है। तो समझ में आ गया होगा कि अभिलंब क्यों खींचते हैं, ताकि रेफरेंस दे सके कि जो अपवर्तित किरण है, यानी जो किरण मुड़ रही है वो किस तरफ मुड़ रही है, कितना मुड़ रही है, ये सब चीज को समझने के लिए काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। चलिए, तो ये एक लाइन है जो दो माध्यम को अलग कर दिया, हवा जो कि कम घनत्व वाला तो विरल माध्यम, पानी ज्यादा घनत्व वाला सघन माध्यम। अब ये जो एक किरण है जो हवा से पानी में जा रही है, तो इस किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। देखो टर्म्स को, कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करना, क्योंकि इसके बाद में वीडियोस बनाते रहूंगा प्रकाश के ऊपर, एक से एक टेक्निकल चीज को समझाऊंगा जहां ये छोटी छोटी बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये जो किरण दिख रही है आपको, इसको कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ओके, तो ये जो हो गया आपका ए, इस पॉइंट को नाम देते हो ओ। एओ क्या है आपका? आपतित किरण, जो किरण आ रही है। और ये जो डायरेक्शन दिख रहा है डॉट 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 डॉट, वो उसकी वास्तविक पथ है, यानी रियल पाथ है उसका। लेकिन वो अपने रियल पाथ पे, वास्तविक पथ पे ले जाके थोड़ा मुड़ गया, और मुड़ना ही अपवर्तन होता है, इसलिए इस किरण को हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। इसको पॉइंट बी नाम दे दो यहाँ पे, तो ये हो गया ओबी किरण। तो एओ आपतित किरण है, ओबी अपवर्तित किरण है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये तो अभिलंब है, जिससे हम ये बताएंगे कि अपवर्तित किरण किधर मुड़ रही है, कितना मुड़ रही है। तो ये हो गया आपको आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण का वास्तविक पथ, ये हो गया अपवर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। ओके, अब यहाँ पे दो एंगल बन रहा है। एक ये एंगल देखो किसके किसके बीच बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, डिनोट करेंगे आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है, ये एंगल ये बन रहा है आपका अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, जिसको बोलेंगे अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे इसे गाइस हम लोग। और यहां पर एक ये भी एंगल है, अब इस एंगल को क्या कहेंगे, तो इसको नॉर्मल तौर पे हम लोग कह देंगे विचलन कोण। क्योंकि देखो विचलन कोण क्या है कि जैसे कि ये आपका जो है आपतित किरण है, ठीक, तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाके ऐसे आ गया, तो ये उसका ओरिजिनल डायरेक्शन था और ये उसका अब का डायरेक्शन है। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो विचलन कोण होगा, जो बताएगा कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ गया। देखो आपतित किरण को जाना ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं गया, थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ गया, यहां आ गया। तो कहीं ना कहीं ये एंगल जो है विचलन कोण है। आप इसको अल्फा से मैंने डिनोट कर दिया, आप डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, आइदर कोई भी आप लेटर ले सकते हैं, ग्रीक लेटर ले सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू विल यूज अल्फा ओनली, इट इज नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे ये जो है अल्फा विचलन कोण के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो याद रखिएगा अपवर्तन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है, जो नेम्स है, वो आपको पता होनी चाहिए। नाउ भाई, अब यहाँ पे तीन कंडीशन आ रहे हैं अपवर्तन के संदर्भ में, और ये अपवर्तन के संदर्भ में जो तीन कंडीशन आ रही है, इस तीन कंडीशन को बहुत वेल तरीके से समझना, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। तो चलो मैं आपको समझाता हूं क्या है यहाँ पर। कि प्रकाश की किरण हवा से पानी में जा रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो जो अपवर्तन के बाद किरण अभिलंब की ओर झुक गई है। तो इस केस में तीन चीज होता है। पहला कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो तीन चीज होती है। पहले कि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक रही है, अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक रही है। दूसरा कि एंगल आई एंगल आर से ज्यादा है, यानी आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से ज्यादा है, देखने में लग रहा हो। और जो तीसरी चीज है वो ये है, ये जो विचलन कोण है अल्फा, इसका मान निकालेंगे आई माइनस आर से। किससे निकालेंगे? आई माइनस आर से। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन होता है, मैंने बोला था कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी मिलेगा, वो यही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये एक किरण है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, या अभिलंब की ओर झुक गया, 45 डिग्री पर आपतित हुआ था, आपतन कोण 45 डिग्री है, और जो अपवर्तन कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अपवर्तन कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो बताइए कि ये विचलन कोण का मान कितना होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, हमने बताया था विचलन कोण का फॉर्मूला अल्फा इक्वल आई माइनस आर, यानी इस आई में से यानी 45 डिग्री से ये 30 डिग्री हटा दीजिए तो कितना है 15 डिग्री, यानी इसका वैल्यू होगा कितना 15 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता प्रकाश तो कितनी चीजें होती है, तीन चीजें होती है। एक कि जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर झुकती है, दूसरा कि आई ज्यादा होता है आर से, आपतन कोण ज्यादा होता है अपवर्तन कोण से, और तीसरी कि जो विचलन कोण है आई माइनस आर से निकाल देंगे। अगर ये 45 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, तो ये 15 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा कंडीशन कि जब प्रकाश की किरण पानी से हवा में जाएगी, अर्थात पानी से हवा, यानी ये हो गया आपका सघन माध्यम और ये हो गया आपका विरल माध्यम, तो क्या होगा? प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी तो ऐसे जाना चाहिए, तो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है कि अपवर्तन होगा, प्रकाश की किरण मुड़ेगी, तो ये उसका ओरिजिनल पाथ है, लेकिन ये इधर भाग गया, यानी कि
जब प्रकाश की किरण पानी से हवा में सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ज्यादा घने वाले माध्यम से कम घने वाले माध्यम में आएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। नॉर्मल सा केस है। कोई पूछ दे कि क्यों अभिलंब से दूर भागेगा, आप सिंपल कहिए कि भाई अगर आप किसी मार्केट में फंसे हुए जहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, अब वहां से आप बाहर निकलिएगा ऐसी जगह पे जहां पे बहुत कम लोग हैं, तो आप अपने आप को फ्री महसूस कीजिएगा, जहां चाहिएगा आजाद हो जाएगा, जिधर फिरना चाहिए फिर जाएगा। ये यहाँ पे प्रकाश के साथ वही चीज हो रहा है कि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम में, यानी ऐसे माध्यम में जहां पे कणों का घनत्व बहुत ही ज्यादा है, अब वो पानी से हवा में आ रहा है, एक ऐसे माध्यम में आ रहा है जहां पे कणों का घनत्व कम है, तो क्या होगा, वो किरण खुद को आजाद महसूस करेगी, फ्री महसूस करेगी, एकदम भाग जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर भाग गई। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो तीन चीज होगी, एक कि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर भागेगी, दूसरा इस केस में देखो जो आर एंगल है, अपवर्तन कोण है वो ज्यादा है आई एंगल से, यानी कि आपतन कोण से। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर जो अल्फा निकालेंगे विचलन कोण, वो निकालेंगे आर माइनस आई से, यानी कि इस एंगल से इस एंगल को माइनस कर देंगे। जैसे कि ये एंगल 45 डिग्री है अपवर्तन कोण और ये एंगल 30 डिग्री है आपतन कोण, तो विचलन कोण यहां 15 डिग्री होगा जो कि आर माइनस आई से निकालेंगे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब अपवर्तन का हम लोग तीसरा केस समझेंगे गाइस, तीसरा केस समझेंगे। वो तीसरा केस ये है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, चाहे वो सघन से विरल में जा रहा हो या विरल से सघन में जा रहा हो, कोई मैटर नहीं, अगर वो प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर जा रही है, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पर, तो वो मुड़ेगा ही नहीं, मतलब अपवर्तन होगा ही नहीं। मतलब क्या समझे, अपवर्तन होगा ही नहीं। और जब अपवर्तन नहीं होगा तो एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू होगी 0 डिग्री। या आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कि जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में लंबवत जाए, 90 डिग्री पर जाए, तो क्या होता है, तो सबसे पहला कंडीशन की कोई अपवर्तन होता ही नहीं है, प्रकाश की किरण मुड़ती नहीं है, सीधे निकल जाती है। और इस केस में एंगल आई और आर की वैल्यू 0 डिग्री हो, क्योंकि यहां पे अपवर्तन हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। तो ये तीन जो कंडीशन है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हमारे पास प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि ये जो किरण है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। तो ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों की तीनों तीन कॉम्पोनेंट, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों इस सतह के एक बिंदु आपतन बिंदु पर ही है कि नहीं है। तो पहला जो अपवर्तन का नियम है वो यही नियम है, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों का तीनों ये जो चीज है वो सतह के एक बिंदु आपतन बिंदु पर होगा। ये पहला नियम होता है, क्लियर है पहला नियम। अब आपके पास होगा क्वेश्चन तो आप लिख देना कि आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों सतह के एक बिंदु पर होता है। दूसरा जो नियम है वो ये नियम है, दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण का साइन, यानी आपतन कोण का साइन मतलब आपतन कोण की जया, और जो अपवर्तन कोण है ये वाला आर, इसकी जया, यानी आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा बराबर होता है। यानी इन दोनों का अनुपात जब भी लीजिएगा वो हमेशा फिक्स आएगा, सेम ही आएगा, जिसको हम म्यू से सूचित कर रहे हैं। तो दूसरा नियम कहता है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी आप आपतन कोण का साइन लेंगे यानी आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण का साइन लेंगे यानी अपवर्तन कोण की जया, और इन दोनों का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, जिसको म्यू से सूचित करेंगे। और यही है इस प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, और इसको हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं, क्योंकि इस नियम को विली ब्रॉड स्नेल ने दिया था। अब समझो, अब तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो जैसे देखो, मान लो कि यहां पर यह हवा है और ये पानी है। अब हवा से पानी में आप अपवर्तन कराते हैं, एक बार यहां अपवर्तन हुआ, यहां आई कुछ है और कुछ है, फिर आपने थोड़ा सा आई को बढ़ा लिया, ठीक, फिर अब अपवर्तन हो रहा है, तो यहां आई कुछ है आर कुछ है, फिर इसी तरीके से यहां पे आई कुछ है आर कुछ है। तो ये तीनों केस में आप क्या कर रहे हैं, अपवर्तन की घटना सेम दो माध्यम में कराए। अगर अपवर्तन की घटना सेम दो माध्यम में हो, यानी हवा से पानी में हो, और जिस तरीके से भी जितने भी आपतन कोण पे अपवर्तन हो, यानी यहाँ किरण ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, यानी यहाँ पे आपतन कोण की वैल्यू अलग अलग है, उस हिसाब से अपवर्तन कोण की वैल्यू भी अलग अलग होगी। लेकिन हर केस में, तीनों केस में जब आप अनुपात निकालिएगा, इस सभी के आपतन कोण की जया और सभी के अपवर्तन कोण की जया का अनुपात निकालेंगे, तो हमेशा अनुपात वो सेम आएगा। यही मतलब है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम का, या फिर स्नेल के नियम का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको भी ऐसी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेते रहना है तो कमेंट जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।